तो भारत का संवैधानिक इतिहास पढ़ने के बाद में कि किस तरीके से संविधान का इतिहास है, संविधान की जो पृष्ठभूमि क्या है बनने के पीछे, वो अध्ययन करने के बाद में अब हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे भारत के संविधान का निर्माण। भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, और स्पेशली हम संविधान के निर्माण से पहले हम पढ़ेंगे कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा कैसे गठित हुई, संविधान को बनाने वाले जो लोग थे उन्हें कैसे चुना गया और क्या क्या उनका इतिहास था, कैसे कैसे उनकी पृष्ठभूमि तैयार हुई, वो सब जानना है। इसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ से बनेंगे और काफ़ी चांसेस होते हैं उनके कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स में उन क्वेश्चंस के आने के। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा सेशन ये। शुरुआत करते हैं संविधान का निर्माण। भारत का जो संविधान बना था उसका निर्माण कैसे हुआ, और इसमें स्पेशली बात करनी है संविधान सभा की मांग। संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, उसकी कहां से मांग उठी, किस किस तरीके से संविधान सभा के गठन के लिए, संविधान सभा के निर्माण के लिए क्या क्या कार्य उस समय पे हुए, किस किस प्रमुख नेताओं ने, किन किन प्रमुख नेताओं ने अपना योगदान दिया, और उस समय के जो दार्शनिक थे या उस समय के जो लोग थे, जो प्रमुख लोग थे, उन्होंने क्या क्या अपना योगदान दिया इसमें। तो शुरुआत करते हैं इसमें। सबसे पहले संविधान सभा की मांग। सबसे पहले क्या हुआ था 1922 में सबसे पहले महात्मा गांधी ने ये कहा कि भारत का खुद का संविधान होना चाहिए, भारत का खुद के नियम कानून जिसके अकॉर्डिंग भारत का शासन चलाया जा सके। 1922 में किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। उसके बाद में समय कुछ गुजरता है, उसके बाद में एक वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता थे, उनका नाम था एम.एन. रॉय। 1934 में एम.एन. रॉय ये कहते हैं कि भारत का संविधान होना चाहिए। दोनों बात सेम है, उन्होंने भी ये मांग रखी कि भारत का जो है संविधान होना चाहिए। तो उसके बाद समय और गुजरता है। 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, लिखा हुआ है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रमुख नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो ये मानते हैं, वो ये कहते हैं कि भारत में संविधान सभा का गठन होना चाहिए। अब ये बात आती है कि वो संविधान सभा गठन किस प्रकार से होना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत की जो संविधान सभा होगी, भारत जब आजाद हो जाएगा उसकी जो संविधान सभा होगी वो कैसे बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि वयस्क मताधिकार से चुने हुए सदस्य उसमें होने चाहिए, कि लोग जिनको चुने, वयस्क जो लोग हैं, जो एडल्ट ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो उनको चुने। ठीक है, वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है संविधान सभा का गठन होना चाहिए। किस तरीके से? जो संविधान सभा के सदस्य होंगे, संविधान का गठन करने के लिए जो सभा गठित की जाएगी, उसके जो सदस्य होंगे वो सदस्य क्या करेंगे, वो सदस्य कैसे चुने जाएंगे? जनता उनको प्रत्यक्ष रूप से चुनेगी, वयस्क मताधिकार से। ठीक है, ये बात कही। उसके बाद में समय गुजरता है। 8 अगस्त 1940 में एक प्रस्ताव लाया जाता है ब्रिटिश संसद द्वारा, इसका नाम है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव से संबंधित कुछ तथ्य मैं बता देता हूं आपको। अगस्त प्रस्ताव जब लाया गया था 1940 में, उससे जस्ट एक साल पहले 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था और जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण किया था। तो स्थिति कुछ ऐसी थी कि जो ब्रिटिश लोग थे, जो ब्रिटेन के थे, ब्रिटेन उस समय पे पोलैंड का साथ दे रहे थे। तो उस समय युद्ध की स्थिति में वो ये चाहते थे कि जो भारतीय उपनिवेश है, जिन जिन क्षेत्रों पे, जिन जिन भारतीय उपमहाद्वीप पे उन्होंने, ब्रिटिश लोगों ने अधिकार किया हुआ था, वो लोग भी उनका युद्ध में साथ दें। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि वो लोग जर्मनी के खिलाफ उनका साथ दें। ठीक है, तो अब उनको जरूरत थी, वो ये चाहते थे कि भारत के जो लोग हैं वो भी उनका इस युद्ध में साथ दें। तो इसलिए ये एक लुभावना प्रस्ताव था। ये इंडिया के लोगों को, भारतीय लोगों को लुभाने के लिए प्रस्ताव जारी किया गया था और इस प्रस्ताव को 8 अगस्त 1940 में जारी किया गया था। ध्यान दीजिएगा, अगस्त के महीने में इस प्रस्ताव को लाया गया। इसी प्रकार से इसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। क्लियर है बात? 8 अगस्त 1940 को दिनांक याद रखने योग्य है, याद रखनी पड़ेगी आपको। तो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव रखा गया। अब अगस्त प्रस्ताव किसने रखा? ये उस समय के जो तत्कालीन वायसराय थे भारत के, उनका नाम था लिनलिथगो। लिनलिथगो जो थे, उनके द्वारा इस प्रस्ताव को लाया गया था। ठीक है, वायसराय जो थे वो कौन थे? लिनलिथगो। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को तत्कालीन वायसराय
तत्कालीन वायसराय लिन लिथगो के द्वारा लाया गया। अब ये जानते हैं कि इस प्रस्ताव में क्या बात कही गई थी, इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था, ये प्रस्ताव क्यों पारित किया गया। हमने कहा कि ये एक लुभावना प्रस्ताव था। ये भारतीय उपनिवेश को युद्ध में शामिल करने के लिए और अपना साथ देने के लिए इस वजह से इसको प्रस्ताव को लाया गया था। इसमें इसके उद्देश्य क्या थे, इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे, इसके प्रावधान क्या थे, वो मैंने कुछ शॉर्टकट पॉइंट्स में लिखे हुए हैं, उन पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो पॉइंट था वो था औपनिवेशिक स्वराज्य। इसके अंतर्गत ये कहा गया था कि औपनिवेशिक स्वराज्य बनेगा, जबकि हम क्या चाहते थे, हम चाहते थे पूर्ण स्वराज्य, यानी कि हमारा खुद का जो है अपने देश पे अधिकार हो, हमारे खुद का राज्य हो। तो होना चाहिए था पूर्ण स्वराज्य, लेकिन इन्होंने प्रस्ताव जारी किया उसके अकॉर्डिंग क्या था, औपनिवेशिक स्वराज्य। औपनिवेशिक स्वराज्य का मतलब समझे कि भारत अभी भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होगा, अधिकार अभी भी ब्रिटेन का होगा, वो ब्रिटेन का एक उपनिवेश होगा, ब्रिटेन का एक छोटा सा हिस्सा माना जाएगा उसको। तो स्वराज्य, उन्होंने कहा कि स्वराज्य होगा लेकिन औपनिवेशिक स्वराज्य होगा, जबकि हम लोग चाहते थे पूर्ण स्वराज्य, पूर्णतः आजादी। दूसरी बात, संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें मुख्यतः भारतीय होंगे। ध्यान देने योग्य बात है, मुख्यतः भारतीय होने की बात कही थी इसमें। इन्होंने पूर्णतः भारतीय नहीं होने चाहिए, जबकि किसके देश का संविधान का गठन होना था, हमारे देश का। तो हमारे देश के संविधान का गठन तो हम लोग करेंगे, जबकि इसमें कहा गया था कि मुख्यतः भारतीय होंगे। इन्होंने कहा पूर्णतः भारतीय नहीं होंगे, यानी कि हम लोग भी शामिल होंगे। अंग्रेजों ने क्या कहा, अंग्रेज लोग भी शामिल होंगे भारत की संविधान सभा का गठन करने के लिए। लेकिन हम ये चाहते थे कि देश हमारा है, नियम कानून हमें लागू करने हैं, संविधान हमें रचना संविधान की करनी है, तो हम लोग अंग्रेजों को क्यों इसमें शामिल करें। तो दूसरी बात ये हुई। तीसरी बात, जो युद्ध सलाहकार परिषद बनाया जाएगा, जो युद्ध का सलाहकार परिषद बनेगा, उसमें भारतीयों को शामिल किया जाएगा। ये लुभावना एक प्रस्ताव था। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी, ये मुस्लिमों को लुभावने के लिए एक लुभावना प्रस्ताव था। मुस्लिमों को लुभाने के लिए, मुस्लिम लीग को लुभाने के लिए कि अल्पसंख्यकों के जो हित हैं उनकी भी रक्षा की जाएगी, उनकी रक्षा की जाएगी। तो ये सब प्रस्ताव हुए। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया, लेकिन इस प्रस्ताव को पूर्णतः भारतीयों के द्वारा नकार दिया गया। इस प्रस्ताव को शामिल नहीं किया गया, इसको नहीं माना गया। भारतीय लोग इससे संतुष्ट नहीं थे, और संतुष्ट होंगे भी क्यों, क्योंकि एक भी पॉइंट इसमें भारतीयों के फेवर में नहीं था, भारतीयों के पक्ष में नहीं था। इस वजह से उन्होंने इस प्रस्ताव को नकार दिया। कहने का तात्पर्य, इस प्रस्ताव के द्वारा भी एक प्रॉपर तरीके से संविधान सभा के जो निर्माण होना था, जो गठन होना था, उसकी कोई उम्मीद इस प्रस्ताव तक हमें कोई नजर नहीं आई। आगे क्या होता है, कुछ समय बाद 1942 में स्टीफोर्ड क्रिप्स नाम के बंदे आते हैं। स्टीफोर्ड क्रिप्स जो कि ब्रिटेन से आते हैं, और ये क्रिप्स प्रस्ताव लाते हैं। ठीक है, ये क्रिप्स प्रस्ताव के अंतर्गत ये भी वही कहते हैं, जो ये भी कुछ मुख्यतः जो अगस्त प्रस्ताव था उसी से मिलती जुलती चीजें थी। क्रिप्स प्रस्ताव को भी कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने, दोनों ने इसको नकार दिया, इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो आपने पढ़ा, सबसे पहले 1940 में प्रस्ताव आया, 2 साल बाद दूसरा प्रस्ताव आया, क्रिप्स प्रस्ताव। स्टीफोर्ड क्रिप्स जो कि ब्रिटिश संसद के एक सदस्य थे, उनके द्वारा लाया गया था। तो लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इससे खफा थे, इसके नियमों से, जो इसके प्रावधान थे उससे संतुष्ट नहीं थे। इस वजह से इस प्रस्ताव को भी नकार दिया गया, इसको शामिल नहीं किया गया, इसको पारित नहीं होने दिया गया। अब क्या होता है, बाद में इस जो क्रिप्स प्रस्ताव था, क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने एक दिवालिया बैंक के चेक की संज्ञा दी, एक पोस्ट डेटेड बैंक की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा बैंक का चेक है जिसकी कभी डेट ही नहीं आएगी। ठीक है, जिसकी कभी डेट ही नहीं आएगी। और इसमें महात्मा गांधी ने इसको दिवालिया बैंक का चेक कहा। दिवालिया बैंक का चेक का मतलब ये था कि ये एक बिना फायदे का सौदा है, इसमें कोई फायदा नहीं है, अपितु इसमें नुकसान है। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को दिवालिया बैंक के चेक की संज्ञा दी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिवालिया बैंक के चेक की संज्ञा किस प्रस्ताव को दी गई। आप कहोगे क्रिप्स प्रस्ताव को 1942 में लाया गया था। क्लियर है बात। उसके बाद में देखिए अब क्या होता है, समय धीरे धीरे गुजरता है। कुछ समय बाद में 1946 में, 42 के बाद और 4 साल बाद में क्या होता है, 1946 में एक ब्रिटिश जो संसद थी, ब्रिटिश संसद की जो कैबिनेट, जो मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स जो थे, उनकी एक टीम आती है 3 लोगों की मुख्यतः। उस 3 लोग कौन कौन से थे, सर पैथिक लॉरेंस, एक थे स्टीफोर्ड क्रिप्स जो कि पहले आए थे, एक थे एबी अलेक्जेंडर। एक कौन थे, एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर और एबी अलेक्जेंडर आते हैं, सर पैथिक लॉरेंस आते हैं, स्टीफोर्ड क्रिप्स आते हैं, एबी अलेक्जेंडर। कुल मिला के 3 लोगों की एक
टीम आती है 1946 में। इसको कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। कैबिनेट मिशन क्यों कहा? क्योंकि ये ब्रिटिश संसद के कैबिनेट मिनिस्टर्स थे और ये चाहते थे कि भारतीय किसी तरीके से मान जाएं, ठीक है। तो इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने संविधान सभा घोषित कर दी। ये आए और ये जो भेजा गया था, ये दल जो भेजा गया था कैबिनेट मिशन का, उस समय के प्रधानमंत्री थे एटली, ठीक है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली के द्वारा इस कैबिनेट मिशन को भेजा गया था भारत में 1946 में। शिमला के अंदर इनकी मीटिंग हुई, इन्होंने चर्चा की मुस्लिम लीग के साथ भी और कांग्रेस के साथ भी। तो हुआ यूं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग कहीं हद तक दोनों इनके जो प्रावधान थे, जो इनकी मुख्य बातें थी, उनसे संतुष्ट हो गए और अंततः क्या हुआ? ये घोषित हुआ कि भारत को 2 राष्ट्रों में विभाजित कर दिया जाएगा, भारत और पाकिस्तान में, और अंततः संविधान सभा घोषित हो गई। और इस संविधान सभा में जो टोटल सदस्य घोषित किए गए वो किए गए 389 सदस्य, ठीक है। अभी 389 सदस्य कैसे चुने गए थे? ये चुने गए थे जनसंख्या के आधार पर। ये ऐसा नहीं है, ये नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट है कि 389 सदस्य क्यों चुने गए। देखिए इसके पीछे कारण ये है, उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी। उस समय पे भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ के समथिंग थी। तो ये माना गया था, उस समय ये प्रावधान रखा गया कि अगर 40 करोड़ जनसंख्या पूरी है तो लगभग 10 लाख सदस्यों, 10 लाख जनसंख्या के द्वारा, 10 लाख लोगों के द्वारा अपने एक प्रतिनिधि को चुना जाएगा। प्रतिनिधि कौन? जो कि संविधान सभा के गठन में शामिल होगा। तो इस तरीके से लगभग जो ये संख्या आती है लगभग 400 के करीब आती है और ये जो फिगर है, ये जो अंक है, ये भी 400 के करीब हैं। अब इन 389 सदस्यों के बारे में बात करते हैं हम लोग। हमने बात की थी कि 389 सदस्य कैबिनेट मिशन 1946 के तहत चुने गए थे, ठीक है। ये माना गया है कि 389 सदस्य टोटल होंगे संविधान सभा में। तो इन 389 सदस्यों की बात करते हैं, कौन से नियम के अंतर्गत या कौन से प्रस्ताव के अंतर्गत इनको निर्धारित किया गया था। ये संख्या निर्धारित की गई थी जो मिशन आया था कैबिनेट मिशन 1946 में, उसके द्वारा। क्यों किया गया? जनसंख्या है उस समय पे जनसंख्या लगभग थी 40 करोड़ और प्रत्येक 10 लाख लोगों के ऊपर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा जो संविधान सभा का सदस्य माना जाएगा। लगभग ऐसा प्रस्ताव था। तो इन 389 सदस्यों की बात करते हैं। इन 389 सदस्यों को 2 हिस्सों में बांटा गया। एक सदस्य वो जो कि निर्वाचित थे, एक सदस्य कौन से हुए? जो कि निर्वाचित थे, जिनको चुना गया था, और एक सदस्य वो जिनको मनोनीत किया जाना था। निर्वाचित और मनोनीत, ठीक है, 2 हो गए। एक सदस्य जो को मनोनीत किए जाएंगे, एक सदस्य जो कि चुने जाएंगे, जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से चुने जाएंगे। तो एक निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य, टोटल कितने हुए? 389। कितने सदस्य निर्वाचित हैं? पहले निर्वाचन की बात करते हैं। निर्वाचित सदस्य जो थे वो अंग्रेज भारत से, जिन क्षेत्रों पे अंग्रेजों का अधिकार था, उस क्षेत्रों को हम अंग्रेज भारत थे, ब्रिटिश इंडिया हम बोलते थे। तो ये जो सदस्य थे, जो निर्वाचन जो होना था, वो अंग्रेजों ने अपने क्षेत्रों में, अपने जो आधिकारिक उनके क्षेत्र थे, उनमें उन्होंने निर्वाचन की प्रक्रिया को लागू किया। मनोनीत सदस्य जो देसी रियासतें थी, जो राजा रजवाड़े हुआ करते थे, उनके लिए उन्होंने मनोनीत करने का प्रावधान किया कि जो देसी रियासतें थी उनसे राजाओं को चुन लिया जाएगा, ठीक है। चुना निर्वाचन पद्धति से नहीं, मनोनीत करके उनको मनोनीत किया जाएगा। तो इसमें क्या हुआ? निर्वाचन और मनोनीत 2 हुए, जिसमें टोटल 389 हैं, उसमें से 292 सदस्य जो थे उनको अंग्रेज भारत से निर्वाचन किया गया और 4 सदस्य अलग से, टोटल 296 हुए। ये बात संख्या पे थोड़ा गौर कीजिएगा। 296 सदस्य, 292 + 4। अब मैंने 4 क्यों लिखा है? देखिए अब इस समय जैसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, ठीक है, अंडमान निकोबार है, इस तरीके से उस समय पे भारत में 4 चीफ कमिश्नर प्रांत हुआ करते थे। 4 चीफ कमिश्नर प्रांत कौन कौन से थे? एक दिल्ली, एक कुर्ग कर्नाटक के अंतर्गत, एक अजमेर मेरवाड़ा और एक क्या है? बलूचिस्तान। आप जानते हो इन क्षेत्रों को, दिल्ली, बलूचिस्तान, अजमेर और कुर्ग, ये 4 जो चीफ कमिश्नर प्रांत थे, इनसे चुने गए 4 सदस्य, ठीक है, जो कि अपना एक विशेष महत्व रखा करते थे, इसलिए इनको अलग से मेंशन किया है। 292 सदस्य जो कि अंग्रेज भारत था, उसको वहां से ही चुने जाते। तो 296 सदस्य वो हुए जिनका निर्वाचन होना था। कहां से? अंग्रेज भारत से, जो अंग्रेजों के आधिकारिक क्षेत्र थे, उनसे उनका निर्वाचन होना था। मनोनीत सदस्य कौन से हुए? 93 सदस्य, 93 मेंबर्स जो थे वो मनोनीत थे। वो कहां से? देसी रियासतों से। तो आपने देखा, देखो यहाँ ऐड किया हुआ है 296, आप 93 उसमें ऐड, टोटल सदस्य हो जाएंगे 389 सदस्य।
इसके बाद में अब संविधान सभा का गठन होगा, उसके बारे में पढ़ते हैं अभी।